इजाज़त है, शुरू करें। हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार मित्रों, साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार साथियों का और फोटोग्राफर मित्रों का सभी का बहुत बहुत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अनिल कुमार जी संबोधित कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डीसीसी रावलनगर के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जैन जी भी सम्मिलित हैं। उस तरफ हमारे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अनुज अत्री जी भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी से कि आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं और जैसे मेरे साथी सहयोगी हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय अनिल जी ने बताया कि आज एक बड़े गंभीर विषय पे हम आपसे बातचीत करेंगे और ये जो आज का विषय है ये सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के मुखिया और दिल्ली सरकार से है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस चुनावी माहौल में जगह जगह विजिट कर रहे हैं, चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं और उनमें बढ़ चढ़ करके वो एक बात दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त वो बात करते हैं। और याद होगा साथियों, 2013 दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और इस पार्टी का जो गठन हुआ था शायद वो भ्रष्टाचार को ही आगे रख करके किया गया था। और भी कई ऐसे मुद्दे और मसले उन्होंने रखे थे, वो अलग बात है कि आज तक उन पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा आए दिन जो झूठ बोलते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, ये झूठ बोलने की नींव उन्होंने 2013 से ही रख दी थी। जनता को गुमराह किया गया। उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, शीला जी या कांग्रेस की सरकार थी, उसको लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि दिल्ली की आवाम या दिल्ली की जनता के सामने उनको पूरी तरह से आरोपित तय कर दिया। साथियों, में भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है, कानून में क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। साथियों, जब कांग्रेस और शीला जी की सरकार होती थी, याद होगा उस समय भी जहाँ पर जांच एजेंसी या पुलिस महकमे की मैं बात करूँ, वहीं पे इंटरनल डिपार्टमेंट हो या चुने प्रतिनिधि हो, उनको लेकर के भी एक व्यवस्था थी। और व्यवस्था थी कि लोकायुक्त के रूप में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता पे कोई आरोप हो, कंप्लेंट हो, तो वो लोकायुक्त के पास जाकर के अपनी बात कह सकता है। लेकिन उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकायुक्त को नकारते हुए जन लोकपाल की बात की और जनता के सामने जन लोकपाल को इतना इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जन लोकपाल ना होने की वजह से इस शहर में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का हावी है और भ्रष्टाचार की वजह से हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है। और एक झूठ को इस तरह से परोसा गया कि दिल्ली की जनता को ये बताया गया कि जैसे वो आएंगे जन लोकपाल इस दिल्ली को देंगे जो देश की राजधानी, एक मॉडल बनेगी। सो साथियों, मैं आज वही जन लोकपाल और लोकायुक्त के ऊपर इस सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के ऊपर कुठाराघात और जो कहते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार काबू में ला दिया, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो शायद अपने आप में सिद्ध करेंगे कि अरविंद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त या जन लोकपाल तो ला नहीं पाए, लेकिन अपनी पूरी पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया, जिसमें वो खुद भी सम्मिलित है। मैं साथियों फिर से वहीं शुरू करता हूं कि जन लोकपाल को जिस तरह से सामने रखा गया, मुझे नहीं मालूम ये जन लोकपाल कहाँ है। आज स्थिति ये हो गई है, जन लोकपाल को भी ढूंढने के लिए शायद कोई एसआईटी का गठन होना चाहिए कि आखिर जन लोकपाल है कहाँ पे।
7 साल हो गए, अरविंद से पूछना चाहता हूं। और यही वो जन लोकपाल की नियुक्ति थी जिसके ऊपर उन्होंने 49 दिन की शायद सरकार को ये कहते हुए विड्रॉ कर लिया था कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ आऊंगा और जन लोकपाल लेकर के आऊंगा। हालांकि उस समय भी जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था तो जन लोकपाल को प्रायोरिटी देते हुए कि आप जन लोकपाल लाइए, हम आपका समर्थन करते हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण था इस कांग्रेस का कि भाई वाकई भ्रष्टाचार, और आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस शहर को या इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उम्मीद रखता है। ये अरविंद पे विश्वास स्थापित किया था, लेकिन ना आज तक जन लोकपाल बन पाया। जन लोकपाल के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, आप जानते हैं कि उसको किस तरह के नाम उनके अपने सहयोगी तत्कालीन जो उनके नेता थे उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की। जन लोकपाल शायद जोगपाल बन के रह जाए, यहां तक की भी टिप्पणियां थी। और इसलिए मैंने कहा कि आज जन लोकपाल कहां है, कौन सी फाइल में दबा हुआ है, ये कहां है, इसके लिए जांच होनी चाहिए कि आखिर केजरीवाल क्यों जन लोकपाल पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है जन लोकपाल को खुद तलाश करने की। साथियों, लोकायुक्त की नियुक्ति याद होगा कांग्रेस के समय से लगातार थी। और मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, 2002 से लेकर के 2007 तक मैं भी निगम पार्षद था। मैंने बहुत नजदीक से देखा लोकायुक्त की कार्यप्रणाली को भी देखा, उसका मकसद भी। हमें मालूम है कि ये लोकायुक्त शहर में किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता कोई संगीन कोई आरोप या कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, तो उस पर जन सुनवाई होती थी और कंप्लेंट करने वालों को न्याय मिलने की उम्मीद रहती थी। ऐसा ही एक वाक्य उस समय आया था कुछ पार्षदों को लेकर के। तत्कालीन उस समय की एक पार्षद होती थी, उसने एक आरोप लगाया था दिल्ली के तमाम पार्षदों पर लोकायुक्त के यहाँ, और लोकायुक्त के यहाँ लगातार पेशी हुई थी। सब लोगों ने जाकर के लोकायुक्त के यहाँ जाकर के अपने आप को प्रूव किया था कि आरोप निराधार है। उस समय तोड़फोड़ का इशू था, तोड़फोड़ को लेकर के ये बताया गया था कि लोगों के इलीगल मकान हैं, नक्शा नहीं पास है एमसीडी से, इस तरह के आरोप हैं। और बहन प्रीति, मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ, बहन प्रीति की कंप्लेंट पे लोकायुक्त के यहाँ कंप्लेंट हुई थी और तमाम लोगों की जांच हुई थी, जिसमें एमएलए भी थे, पार्षद भी थे, मंत्री भी थे। और लोकायुक्त के यहाँ से अपना एक सर्टिफिकेट कि नहीं मेरा मकान सही है, सबने अपने आप को प्रूव किया था। अफसोस ये है कि लोकायुक्त जो इस शहर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या इन प्रतिनिधियों पर लगने आरोपों की जो जांच करता था, सुनवाई करता था, आज वो लोकायुक्त की नियुक्ति बिल्कुल खाली पड़ी है। एक हमने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद फिर झूठ बोल दे कि कांग्रेसी तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये वो आरटीआई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये 24/1/2022 का जवाब है। ये 24 जनवरी की आरटीआई का जवाब है, जिसमें हमने जवाब मांगा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा, अभी आपको भी हम ये प्रस्तुत करेंगे, एक एक कॉपी इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें एक सवाल पे हमने पूछा था कि कब लोकायुक्त की पोस्टिंग है या नहीं है, नियुक्ति हुई है या नहीं हुई, नहीं हुई तो कब से नहीं हुई। इसमें सीधे तौर पर जवाब दिया गया है, ऑनरेबल लोकायुक्त की जो पोस्ट है वो खाली है, और जो खाली की जो तारीख है वो 16/12/2020 दिसंबर से ये पद खाली है और आज 2022 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकायुक्त कितना महत्वपूर्ण पद है और उसको खाली छोड़ देना। तो जो व्यक्ति बात करता था जन लोकपाल, लोकायुक्त, नेताओं पे लगने वाले भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ जांच, तो आज वो व्यक्ति के अपने कार्यालय से, ये लोकायुक्त के कार्यालय से आरटीआई का जवाब है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं केवल आरोप लगाने के लिए नहीं, मैं तथ्यों के सामने आपके सामने पेश हूं, और हमेशा मैं जब भी आया हूं तो तथ्यों के साथ आया हूं। आज वही एविडेंस मैं आपके बीच लेकर के आया, ये मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। सवाल ये कि पद खाली क्यों है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना चाहता था, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लोकायुक्त को उन्होंने बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म कर दिया। 2015 से 2020 के बीच में रेखा क्षेत्रपाल जी यहाँ की ऑनरेबल लोकायुक्त हुआ करती थी। पहले तो उनकी नियुक्ति को लेकर के बड़े प्रश्न हुए थे, झगड़े दिखाई दिए थे, असहमति दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपना जब कार्यकाल पूरा किया, और उस कार्यकाल में भी आपको सुन के हैरानगी होगी, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार में तमाम एमएलएज को जब ये नोटिस जारी हुआ कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराइए, तो अरविंद केजरीवाल के वो टारगेट पे आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करता था, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए काम करने लगा। उनकी संपत्तियों का तो ब्यौरा मिला नहीं, लेकिन हाँ, रेखा क्षेत्रपाल जी को जिस तरह से रुकावट पैदा की गई,
उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया और अपना रिटायरमेंट के बाद आज तक ना तो संपत्ति का ब्यौरा जमा हुआ, ना वहां पर लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। तो ये क्या दर्शाता है? अब प्रश्न ये उठता है कि भाई आपने लोकायुक्त की जो है नियुक्ति क्यों नहीं की? इसमें अरविंद कई बातें बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा प्रोसीजर भी आपको समझा देता हूं। किसी भी लोकायुक्त की जब नियुक्ति होती है तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है साथियों, उस व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक करके, एक मीटिंग करके लोकायुक्त के लिए एक नाम शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपसी रजामंदी सलाह मशवरे के बाद मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वो नाम भेजते हैं और उनके माध्यम से वो नाम राष्ट्रपति तक जाता है। एक प्रोसेस है जो नियुक्ति का होने का, लेकिन आज तक इस प्रोसेस को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। एक बैठक अरविंद केजरीवाल ने नहीं की कि जिससे कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जा सके। तो इससे इनकी मंशा भी क्लियर दिखती है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि दिल्ली को लोकायुक्त मिले और लोकायुक्त जांच करे उन मुद्दों की जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके अपने नेताओं पे लगे। एक और सूचना के अनुसार मैं कहना चाहता हूं और ये बड़े दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ना केवल अपने बल्कि अपने सहयोगी मित्र भाजपा के नेताओं को भी बचाना चाहते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कारण जो हमें लगता है, और ये मेरा केवल आरोप नहीं, ये सत्य है कि लगभग 68 विधायकों को उस समय संपत्ति का नोटिस दिया गया था ब्यौरा जमा कराने का। 68 विधायकों को, दिल्ली के 68 विधायकों को रेखा क्षेत्रपाल जी ने उस समय नोटिस दिया था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। यदि नया कोई लोकायुक्त आएगा तो सबसे पहले उस नोटिस पे संज्ञान जरूर लेगा, और यदि वो नोटिस पे संज्ञान लेगा तो इनको अपना संपत्ति का ब्यौरा जमा कराना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो 68 लोगों को बचाने की साजिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आखिर आप संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं जमा कराना चाहते। दूसरा मैं कहना चाहता हूं साथियों, इनके एमएलएस के ऊपर इतने भारी आरोप हैं कि लगभग 38 विधायकों पर बड़े संगीन आरोप हैं। अभी वर्तमान में जो एमएलएस हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के और भाजपा के दोनों ही लोग हैं, इन आरोपों की जांच कौन करेगा? ना केवल आपराधिक बल्कि भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। और कुछ एमएलएस का यदि मैं जिक्र करूं साथियों, तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को और अपने नेताओं को बचाने के लिए ही शायद अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति पर काम नहीं कर रहे हैं। ना लोकायुक्त होगा, ना सुनवाई होगी, ना इनके भ्रष्टाचार के मसले जनता के सामने आ पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल इनके एमएलएज नहीं है, इनके अपने मंत्रिमंडल के भी साथी 7 साल जो गुणगान गा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 80%, मैं कई बार मर्तबा बोल चुका हूं, 80% से ज्यादा जो इनके मंत्री रहे हैं या तो वो जेल गए हैं या उन पे गंभीर आरोप हैं। 80% मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, या केजरीवाल साहब के अपने साधु साहब पे गंभीर आरोप रहे भ्रष्टाचार के, डिप्टी सीएम साहब पे, उनके ना केवल अपनी एनजीओ कबीर फाउंडेशन पे आरोप रहे, बल्कि उन पर शराब माफिया का भी आरोप लग रहा है। यदि आज लोकायुक्त हो तो मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में हुआ, ये शराब माफिया में जो भ्रष्टाचार फैलाया इस दिल्ली के अंदर, इसमें दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो सकता था। आखिर कहां जाए जनता? दीप मल्होत्रा कौन है? नोवा गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड कौन है? पंजाब में जो पैसा बहाया गया वो कहां से आया? इन पे संगीन आरोप है। कई जगह शराब के ठेके इस तरह से खोल दिए गए जहां परमिशन नहीं है। ये जांच के विषय है, कहां जाए लोग? उन पे कोई सुनवाई नहीं। क्लासरूम घोटाला है, शराब के लाइसेंस का घोटाला है, ये मनीष सिसोदिया पे आरोप है। वैसे सोमनाथ भारती पे अपनी पत्नी और महिला उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप हैं, जिसपे वो जेल जा चुके हैं। अपनी धर्म पत्नी पर अपने पालतू कुत्तों को छुड़वाना, कटवाना, ये उनके अपने मंत्री पे जो कानून मंत्री भी थे। वैसे ही कानून मंत्री जो आज भी एमएलए है, जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री, ना केवल 420 का मुकदमा है, दूसरा मंत्री। तीसरा इमरान हुसैन, जिस पर राशन घोटाला, ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी के आरोप हैं।
ये मैंने नहीं बनाए, ये नॉर्थ अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं। एक एक अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में चुन चुन के कहा था, चुन चुन के हीरे मोती लेकर के आया हूं। मैं उनके कोहिनूरों की आपकी कहानी सुना रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल के कोहिनूर हैं जो अरविंद ने चुने हैं। अमानतुल्लाह खान साहब पर गंभीर आरोप है वक्फ बोर्ड का घोटाला। ये मैंने नहीं चुना, ये अमानतुल्लाह को, इस भ्रष्टाचारी को भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। कई तरह के आरोप हैं दंगे में, जिस तरह से संस्थाओं से पैसे वसूलने की भी कंप्लेन है, वो कंप्लेन बन के रह जाती है। क्यों आखिर जांच नहीं हो रही है? क्या बचाने की साजिश है? सत्येंद्र जैन को लेकर के खुद टिप्पणी कर चुके हैं कि शायद सीबीआई ईडी कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। उनका गिरफ्तार होना तय है कि सत्येंद्र जैन पर एक आरोप नहीं है, सैकड़ों आरोप हैं। आरोप पैसे का लेन देन, आरोप भ्रष्टाचार का है, आरोप ईडी के हैं। लेकिन आखिर क्यों अभी तक बचे हुए, ये बड़ा प्रश्न है। इनकी जांच कौन करेगा? वैसे इनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, राजेश पाल गौतम मंत्री हैं, इन पर भी जमीन कब्जाने का आरोप है। अरे होने दो भी जांच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आए थे अरविंद केजरीवाल, क्यों बचाना चाहते हैं? किसी ने कंप्लेंट दी, जांच तो हुई है। इसलिए मैंने कहा, जब हम लोग पार्षद थे, पार्षद एमएलए पर आरोप लगे थे, जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। उस समय याद होगा कई इमारतों की बिल्डिंगें तोड़ी भी गई थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में, पर जांच तो हुई लोकायुक्त के कहने पर, जिसमें हम सब ने भी जवाब दिया अपने अपने मकानों को लेकर के। एक बड़ी कंप्लेंट हुई थी। लेकिन आज अपने विधायक और मंत्रियों को बचाने की साजिश की जा रही है। कैलाश गहलोत मंत्री है साहब, डीटीसी घोटाले को हम बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं, हमने कंप्लेंट दी है, जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। आखिर सीबीआई तक जाने की जरूरत क्यों हुई? लोकायुक्त होता तो शायद हम लोकायुक्त के साथ पहले बातचीत करते, वहां जाकर के हम जांच की गुजारिश कर सकते थे। कैलाश गहलोत पर आरोप, ये मैंने मंत्रियों का भी आपको हाल सुनाया है। राघव चड्ढा जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का घोटाले का आरोप है। लेकिन केजरीवाल साहब एक बात कहते हैं, जी विपक्ष आरोप लगा रहा है, जी कोई दम नहीं है। अरे ठीक है भाई, आरोप हो रहा, जांच होने दीजिए ना, लोकायुक्त को बनाइए, लोकायुक्त के पास जाने दीजिए, लोकायुक्त तय करेगा। आप अपने आप को सिद्ध करिए, केवल बयान दे करके आप अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूं। नरेश बालियान को मुझे लगता है सब जानते हैं किस तरह से शराब माफिया के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर जो शराब माफियाओं की एंट्री हुई है, और उससे पहले जिस तरह से शराब की बोतलें और पेटियां उनके प्रांगण में पाई गई हैं, उन पे भी एफआईआर है। इनकी जांच कौन करेगा? और अभी चंद दिनों पहले जो पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और खुद को एक ईमानदार आतंकवादी कहते हैं, ईमानदार आतंकवादी ईमानदार हो सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कभी भी अपनी जनता से पूछना चाहता हूं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या कोई आतंकवादी ईमानदार हो सकता है? लेकिन अपने आप को विक्टिम बता करके विपक्ष की आवाज को दबाना, ये अरविंद की पुरानी परंपरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जो उदाहरण पेश कर रहा हूं, चंद दिनों पहले मनीष सिसोदिया जी की बड़ी नजदीकी निगम पार्षद गीता रावत रंगे हाथों सीबीआई ने पकड़वाया है 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और ये बातें, तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की नॉलेज में है। मनीष सिसोदिया का जहां कार्यालय है, वहीं पे गीता रावत का कार्यालय है। गीता रावत उसी कार्यालय में बैठ करके पार्षद का काम किया करती थी। अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया का कैंप कार्यालय यही गीता रावत चलाती थी। गीता रावत मनीष सिसोदिया के इशारे पे करती थी या उनके कहने पे करती थी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सच है कि मनीष सिसोदिया अनभिज्ञ नहीं थे उनके भ्रष्टाचार से। अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई निगम पार्षद जिसको मनीष सिसोदिया ने टिकट दिया, मनीष सिसोदिया ने उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, आशीर्वाद दिया, जिसके लिए वोट मांगी, वही निगम पार्षद 20,000 रुपए लेती हुई पकड़ी गई। और वो भी गरीब आदमी, रेहड़ी खोमचे वालों से, मकान बनाने वालों से। आए दिन ये सूचनाएं डिप्टी सीएम पे थी। वैसे एक और इनके विधायक प्रकाश जरवाल, एक और मैं रत्न आपके सामने रख रहा हूं, प्रकाश जरवाल। ये वो विधायक हैं जो ना केवल पानी माफिया, टैंकर माफिया को कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि महीना बांधते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। और वहां पर एक डॉक्टर जो पानी का काम करता था, वो सुसाइड कर लेता था। गंभीर आरोप है, जेल काट के आए हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं निकाला।
क्यों नहीं निकाला सभी जानते हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ की गई मारपीट में जो एमएलए शामिल थे उनमें एक बड़ा नाम प्रकाश जरवाल है। तो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करने वाले विधायकों के साथ क्या हुआ, क्यों उनको माफी दी गई, क्यों आज तक पार्टी में अरविंद केजरीवाल उस पर नहीं बोलते हैं और बात करते भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की। जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, वहीं पे बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, ये मैं कहना चाहता हूं। यदि ऐसा होता तो साथियों 15 साल में जो भ्रष्टाचार एमसीडी में फैला है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता था कि पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एक एक अपने सिटिंग निगम पार्षद की टिकट काटी, ये कहते हुए काटी कि ये सब लोग बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। पर ये भ्रष्टाचारी 5 साल बाद ही क्यों याद आते हैं? आखिर भाजपा उनको आखिरी 5 साल में क्यों हटाती है? स्वाभाविक सी बात है साथियों, 5 साल इनसे पैसे उगाए जाते हैं, इनसे पैसे लिए जाते हैं और लास्ट के 5 साल में कहते हैं कि ये बंदा भ्रष्टाचारी है। और ये ऐसा नहीं होता तो 4 पार्षदों 5 पार्षदों को इन्होंने अभी चंद दिनों पहले अपनी पार्टी से बाहर किया है, जिसमें पूजा मदान, रजनी पांडे, संजय ठाकुर जैसे लोग हैं। बीजेपी निकालती है, आम आदमी पार्टी उन्हें अपने पास बैठाती है। ये उदाहरण है इस बात का कि दोनों लोग मिलकर के, दोनों पार्टी के नेता लोग मिलकर के एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा होम मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर आपने अभी तक क्यों स्टैंड नहीं लिया? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? दिसंबर 2020 से ये पद खाली है। 38 विधायकों पर संगीन आरोप हैं, क्यों जांच नहीं कराते? लोकायुक्त की नियुक्ति पिछले 11-12 महीने से बिल्कुल खाली पड़ा है। पद ना केवल उनका पद खाली है, बल्कि उनका सहयोगी जो असिस्टेंट का उनका जो पीएस वो भी पद खाली है। कार्यालय में कोई है ही नहीं। साथियों, जब ये लोकायुक्त नहीं होगा तो माफ करिएगा, इतनी सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। वहां पर जो हमने आरटीआई में भी पूछा था, जिसमें हमें जवाब मिला है लगभग 304 केसेस पेंडिंग है जिन पर सुनवाई होनी थी। जब लोकायुक्त नहीं है तो सुनवाई किस तरह से होगी? उसको अनसुना, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यदि वाकई अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, हालांकि है नहीं, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल झूठे साबित हुए हैं। ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी, केवल अपने बयानबाजी में, पोस्टरबाजी में, इश्तेहारों में अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश की है। खालिस्तानियों के साथ संबंधों का जो पर्दाफाश हुआ है, उनके अपने सहयोगी नेता ने जो पर्दाफाश किया है, वही जो लोकपाल को लेकर के जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उनके सहयोगी उस समय के तत्कालीन नेता इनके प्रशांत भूषण जी और अन्य लोगों ने भी कहा था ये लोकपाल नहीं, ये जोगपाल बन जाएगा। तो अरविंद की कभी नीयत थी नहीं। आज पूरी आम आदमी पार्टी, मैं कहना चाहता हूं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक आखिरी उदाहरण के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यदि अरविंद की अपनी नीयत सही होती, याद होगा साथियों, आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी है, जिसको यह रिकमेंडेशंस भेजनी है, तो रिकमेंडेशंस क्यों नहीं भेजी जा रही? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, याद होगा इन्होंने उस समय अपने आप को बड़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की थी और इन्होंने कहा था कि अपने आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को जो इन्होंने बनाया था, एक तस्वीर प्रस्तुत की थी कि हमारा आम आदमी पार्टी के अंदर भी जो है लोकपाल है, हमारी पार्टी के जो मसले हैं उसमें भी सुनवाई करेंगे। और उस पर नियुक्ति की गई थी एडमिरल रामदास जी की, और समय के साथ कुछ दिनों बाद ही रामदास जी को भी हटा दिया। तो आज तो ना उनकी पार्टी के अंदर जो दावे करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ वह सुनवाई करने के लिए इंटरनल कोई उनका लोकपाल होगा, वो भी खत्म कर दिया गया। जो सरकार की नजर रखने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति थी वो भी खाली है। जन लोकपाल पे दावे करने वाला व्यक्ति, जिस पे ना केवल आंदोलन खड़ा किया, अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को बैठा करके लोगों को गुमराह किया, आज जन लोकपाल भी कहीं ना कहीं धूल फांक रहा है, जिसकी मैंने मांग की कि शायद उसकी जांच होनी चाहिए, कोई स्पेशल गठन होना चाहिए जांच का कि जन लोकपाल को ढूंढ के लाइए कहाँ पे है। मैं समझता हूँ ये बातें हैं जो आज अरविंद की हम पोल खोलते हैं कि अरविंद केवल बातें करते हैं। सच्चाई है कि ना भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका कोई आज आंदोलन है, ना कोई उनकी लड़ाई है। सच मायने में जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के आंदोलन खड़े किए गए, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे कितने ही संगीन आरोप उनके परिवार, उनके मित्र मंत्रिमंडल के लोग, उनके विधायक, उनके पार्षदों पर हैं। तो इसका जवाब अरविंद को देना चाहिए। धन्यवाद।
नहीं वो तो वैसे ही एक 1 to 1